देखिए, ये आपके ग्रुप 1 के टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। क्या नाम है? देखो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट और बोरोइंग कॉस्ट। टोटल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ओनली 6। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनका चैप्टर्स है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो समझ लो 6 और 2 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ग्रुप 1 के सिलेबस में है। 3 4 और थे इधर में, उसको उधर ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया गया, ग्रुप 1 के चैप्टर, ग्रुप 1 के प्रेशर को थोड़ा सा हल्का करने के लिए। एक चैप्टर भी शिफ्ट कर दिया गया, पार्टनरशिप अकाउंट्स, थोड़ा सा सिलेबस को इजी करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट माय फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिलेबस, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेरे को थोड़ा चीज बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता क्यों है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? 3 सवाल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? सेट पॉलिसीज हैं। ओके, सेट पॉलिसीज हैं, मतलब ये बोलने का मन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग को लेकर के कुछ पॉलिसीज लिखा हुआ है, जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर और लेस ट्रू एंड फेयर हो जाएगा। टू अ लार्ज एक्सटेंट हम इस बात को अग्री करते हैं, ऑलमोस्ट 99% है, पर हम डेफिनेशन से बहुत खुश नहीं है। लेकिन डेफिनेशन से जो अचीव हुआ ना, उससे खुश है। कोई अच्छा डेफिनेशन, ये बच्ची अच्छा बोल रही थी। ओके, थोड़ा सा वर्ड्स रॉन्ग है, बट मोर और लेस आइडिया इज करेक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अकाउंट्स के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्निश किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट उस सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए फर्निश किए जाते हैं कि सारे लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, प्लीज। और अगर सारे लोग उनको फॉलो करेंगे तो सबका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशन से अगर बनेगा तो उनको आपस में कंपेयर करने में हम लोगों को आसानी होगा। यह बात हमको बहुत अच्छा लगा कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया जाए फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग योर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का व्यू ट्रू एंड फेयर माना जाएगा। माने हम जो पीएल बना रहे हैं वो पीएल ट्रू एंड फेयर रहेगा सो फार एज द प्रॉफिट इज कंसर्न्ड। हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर के ट्रूथफुल एंड फेयरनेस आ जाएगी। ये बात आप लोग एकदम सॉलिड बोले हो, इसमें कोई हमको डिस्प्यूट नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली जो बनाया जाता है उसका एक पर्पस होता है कि एम्बिग्विटी को खत्म किया जाए। एम्बिग्विटी समझते हो? मतलब कंफ्यूजन को खत्म किया जाए, यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, मल्टीपल ऑप्शंस को खत्म किया जाए। बिकॉज जितने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे उतना एम्बिग्विटी ज्यादा होगा। अगर खाने में 2 ही चॉइस रहे, अब जैसे घर में नाश्ता कई तरह का बनता है, मैं अपने घरों की बात बता रहा हूं, मारवाड़ी घरों में वो कभी चूड़ा पोहा बन गया, इडली बना दिया, कभी डोसा बना दिए, कभी सूजी का उपमा बना दिया, कभी पुलाव, कभी क्या कभी क्या कभी। अब मेरे को बोले क्या बनाए, मेरे पास साला कोई आंसर ही नहीं होता है। 1-2 नाश्ता होता, भाई रोटी दही मिलेगा, रोटी सब्जी मिलेगा, काम खत्म। क्या बनाओ, बोले यही बना दो।
मल्टीपल ऑप्शंस मीन्स देयर विल बी एम्बिग्विटी. एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, एम्बिग्विटीज विल बी लेस. तो हमारा ICAI ये ट्राई करता है कि जितना हो सके नंबर ऑफ ऑप्शंस को रिड्यूस कर दें, लिमिटेड कर दें, सो दैट कंफ्यूजन कम हो जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, कंपेरेबिलिटी आसान हो जाए और सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही तरह का लैंग्वेज बोलें. सारे लोगों का फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड स्पीक सेम लैंग्वेज. लेकिन इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए और एम्बिग्विटी को कम करने के लिए अगर हम नंबर ऑफ ऑप्शंस को कम करने की कोशिश करें तो उसमें यह नहीं होना चाहिए कि रिजिड हो गए आप, यही करो यही करो. जब बोलने लग जाते हैं ना तो थोड़ा दादागिरी वाला एहसास होने लग जाता है. तो इंस्टीट्यूट ने इस बात को भी ध्यान रखा कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि ऑप्शंस को एक ही ले आएंगे, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक एंटिटी, हर एक ऑल ओवर इंडिया में सब एंटिटी हर एक चीज को लेकर के एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी रखे. मतलब अगर हम खाली बोल दे फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन खाली SLM पे होगा तो वो भी गलत है. देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो विच कैन गिव यू मोर ट्रू पिक्चर देन द SLM. यस और नो? तो ICAI ने यही डिसाइड किया कि भाई एक तो हम AS बनाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि हम जो रूल बता दें उसे ट्रू एंड फेयर व्यू आए. दो, हम ऑप्शंस को, नंबर ऑफ ऑप्शंस को, अगर 40-50 ऑप्शन है तो हम उसको कट करके 10 को कट करके 5, इस तरह से लाएं जिससे कि यूनिफॉर्मिटी और जिससे कि कंपेरेबिलिटी इंश्योर हो सके. बनाता कौन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ICAI बनाता है. और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसको आप लोग MCA बोलते हो, वो उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई कर देता है. क्या कर देता है? NOTIFY. तो वो जब नोटिफाई कर देता है तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बनाया है. ये सच नहीं है, बनाते हम लोग हैं. हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि मैं इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, मेरा वो इंस्टीट्यूट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं. तो बनाते हम लोग हैं. हम लोग MCA को देते हैं कि लो एकदम सॉलिड है, तुम नोटिफाई कर दो. और वो जब नोटिफाई कर देता है कौन? MCA. तो कॉर्पोरेट्स के ऊपर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाता है. बिना उनके नोटिफिकेशन के AS कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता. और अभी पिछले 3 साल पहले MCA ने इंड AS नोटिफाई किया था उस कंपनीज के ऊपर जिनका 250 करोड़ से ऊपर का नेट टर्नओवर नहीं, नेटवर्थ था, या फिर जो लोग लिस्टेड स्पेस में थे. और बाकी जो कंपनीज बच गए, अनलिस्टेड स्पेस की कंपनियां विथ लेस देन 250 करोड़ नेटवर्थ, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किया हुआ है जो इंस्टीट्यूट ने बनाया है. क्लियर? CA इंटर का तुम लोगों का जो सिलेबस डिजाइन हुआ है, CA इंटर वाला, उसमें मोर और लेस तुम लोगों को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिला दोगे तो मोर और लेस सब पढ़ना है. खाली ये सब नहीं पढ़ना. देख, फिफ्टीन रे बाबा, ये साला हमेशा ये क्यों हो रहा है? हाँ, अब आप ठीक पकड़ ली. ये जब भी होगा मेरे साथ इन डेज की वजह से होगा. हाँ, तो ये 15 है एम्प्लॉई बेनिफिट. 15 को ले आना चाहिए तुम लोगों के सिलेबस में, पता नहीं क्यों नहीं ला रहा है. 25 ठीक है, मीनिंगलेस है. 28 थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज में हो जाता है तो अप्लाई नहीं किया है, बट मेरे को विश्वास है कि आने वाले दिनों में अप्लाई हो जाएंगे. CA इंटर में बोल रहा हूं. ये वाला जो है ना, ये 21, ये कंसोलिडेशन का है, होल्डिंग कंपनी. और ये ग्रुप 2 के सिलेबस में चैप्टर के रूप में आया है. लेकिन उस चैप्टर में पढ़ाते वक्त ये बोला गया है कि भाई इतना ज्ञान मत देना कि बच्चे नर्वस हो जाए.
मतलब पूरा 21 नहीं पढ़ाना है, हौले हौले पढ़ाना है, जिससे वो लोग सम बनाने के लायक हो जाएं, उतना ही बताना है, प्रेशर नहीं देना उनके ऊपर। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर छोड़ दो ना मेरे बच्चों, तो बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम्हारे सिलेबस में है। और एक चीज एकदम क्लोज योर आइज करके एकदम दिमाग में सेट कर लो कि इफ आई एम अ नॉन इंड एस कंप्लायंट कंपनी, दैट मीन्स इफ आई एम ए कंपनी which is unlisted and which has net worth less than 250 crores, I have to follow all the applicable accounting standards so that my financial statements become true and fair. एकदम क्लियर डिमार्केशन है। ये बात हमको शुरू में जो बच्चा बोला हमको अच्छा लगा। अब सुनिए, क्या सिर्फ कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं? मैं नहीं करता, मैं भी करता हूं, पर मैं तो कंपनी नहीं, मैं तो सुदर्शन अग्रवाल, इंडिविजुअल प्रोपराइटर। मैं क्यों फॉलो करता हूं? नहीं बनाने, ओब्वियसली मैं खाना खाने के लिए तो फॉलो नहीं करूंगा। बच्ची का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉलो करते हैं। मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होती है, ऑडिट होती है, आईटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, मेरे को ऑडिट होती है। तो मेरे को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि पहला क्लास में मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर टू बी फॉलोड बाय दोज एंटिटीज हु या हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। ये बात मैं बोला था, शायद ग्रुप 1 में बोला है कि ग्रुप 2 में आई डोंट नो, बट बोला होगा आप लोगों को जरूर। तो अभी फिर से बोल दिया मैं कि एक तो वो कंपनियां एएस फॉलो करती हैं जो अनलिस्टेड विथ लोअर नेटवर्थ है, दो वो लोग फॉलो करते हैं जिन लोगों का ऑडिट होता है, और कंपनियों का तो कंपलसरी ऑडिट होता है, आपको मालूम ही है। अब सुनिए, शुरुआत करते हैं हम लोग अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का। व्हाट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी? आप आंसर कुछ भी नहीं देंगे, खाली सुनेंगे। What is an accounting policy? रहते उसके भी पहला सवाल है, what are included in financial statements? ये जो आप लोग बोलते हैं ना, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एएस फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो और नोट्स ऑन अकाउंट्स। अगर कोई स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बोलता है, मुझे बुरा नहीं लगता। कैसे बुरा लगे बताओ? क्यों बुरा लगे? क्योंकि हम सीए फाइनल में बच्चों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनवाते हैं रोज। इंटर में आप लोगों के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं है। आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो वहां से आप ये वाला पॉइंट मुझे दे रहे हो, इट्स गुड। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस दीज 4। क्या क्या? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स ऑन अकाउंट्स। पिछले कुछ दिनों से आप लोग बैलेंस शीट और P&L बना रहे हो, 3 चैप्टर्स में आपने बनाए हैं, और सभी चैप्टर में बनाओगे, रोज बनाओगे, इवन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी रोज बनाओगे, कैश फ्लो भी बनाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, वी विल बी प्रिपेयरिंग एवरीथिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन यही सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग के जिन रूल्स को, जिन एएस को नहीं, एएस में रूल्स हैं, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। एएस थोड़ा बड़ा बात हो गया, जनरल, स्पेसिफिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग के जिन रूल्स को, जिन मेथड्स को हम अडॉप्ट करते हैं, उसको मेरा अकाउंटिंग पॉलिसीज बोला जाता है। रिपीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अकाउंट्स के जिस रूल को हम अडॉप्ट करते हैं उसको मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता है। ऑब्वियसली आप लोगों की बात एकदम मानते हुए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, बढ़िया इंग्लिश बोले, नाउ हम उन रूल्स को एएस के हिसाब से मानेंगे, चिंता मत करना।
एएस जो रूल हमको फॉलो करने बोलेगा हम वही रूल फॉलो करेंगे, चिंता मत करना। पर मेरे एएस मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, मेरे रूल्स मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। रूल्स हम एएस के हिसाब से फॉलो करते हैं, वो चिंता मत करो, उसकी बात बार बार अभी नहीं करेंगे। रिपीट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अकाउंट्स के जिन रूल्स एंड मेथड्स को मैं फॉलो करता हूं उसको मेरा अकाउंटिंग पॉलिसीज बोला जाता है। फुल स्टॉप। सेकेंड लाइन ना, इसी पे बात कर रहे हैं, खाली सुनते जाना, ये सुनने वाला एएस है, खाली सुनने वाला। मैंने मान लिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी बताई, मेरी पॉलिसी, रेवेन्यू फ्रॉम ट्यूशन फीस आर ट्रांसफर्ड टू P&L या आज रिकॉर्डेड एज माई इनकम बाई फॉलोइंग कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तुमसे मिला हुआ ट्यूशन फीस हम अपने इनकम में कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शिफ्ट करते हैं। मतलब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसको अपना इनकम बोलेंगे, तब तक जो तुमसे पैसा मिला हुआ है वो लायबिलिटी है। मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बता रहा हूं। क्या इस पॉलिसी से मेरा बैलेंस शीट P&L में फर्क पड़ता है? जल्दी बोलिए। अगर मैं कोई दूसरी पॉलिसी फॉलो करूं तो क्या मेरा PL और बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा? क्या अगर मैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करूं कि जितना सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ उतना अभी इनकम, जितना नेक्स्ट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर इनकम, क्या मेरा PL और बैलेंस शीट बदल जाएगा? तो इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों, स्टार्ट हो गया AS1 ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लोग फॉलो करें तो लोगों का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग आंसर देगा, उनका PL और बैलेंस शीट अलग अलग होगा। आप ये मानते हो? माने चेंजिंग योर अकाउंटिंग पॉलिसी विल चेंज योर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप मानते हो ये वाला बात? अब सुनिए, जैसे हम अपने फिक्स्ड असेट्स मेरे जितने भी हैं ना, जिसको आप लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हो, हम उसको कॉस्टलेस डेप्रीसिएशन पे वैल्यू करते हैं। मेरे जितने भी करेंट इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो स्टॉक मार्केट में मैं खरीदता हूं साल भर के अंदर अंदर बेचने के लिए, उसको मैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करता हूं। मेरे जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, जो मैं नहीं बेचने के लिए खरीदता हूं, 10, 12, 20, 50 साल के लिए खरीदता हूं, उसको मैं कॉस्ट पे मेजर करता हूं। मेरे जितने भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं ना, जितना भी अमलगमेशन वगैरह करता हूं, दूसरी कंपनियों को अक्वायर करता हूं, उसमें जितना भी गुडविल पेमेंट करता हूं ना मैं, उसको मैं 5 साल में अमोर्टाइज करता हूं। मेरी जितनी भी इन्वेंट्रीज है ना, उसको मैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करता हूं, और मैं कॉस्ट हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से निकालता हूं। ये जो बोला मैं आपको, ये सब मेरा अकाउंटिंग पॉलिसीज है, मेरा अपना। हम क्या करते हैं इनको फॉलो करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं या बनाते हैं या प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करते हैं। तो आपको अगर मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी पता करनी है तो मेरे से पूछना होगा कि सर व्हाट अकाउंटिंग पॉलिसीज डू यू फॉलो? यू हैव टू आस्क मी। एंड व्हाट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलायंस इज फॉलोइंग? यू हैव टू आस्क रिलायंस। आई कैन नॉट टॉक अबाउट रिलायंस, रिलायंस कांट टॉक अबाउट मी। पर मैं मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी जानता हूं, रिलायंस अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज जानता है। एक चीज सच है कि आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कीजिए, गोल एक है। ट्रू एंड फेयर व्यू। थैंक यू। ट्रू एंड गोल वही है। ICAI बोलता है गोल वही है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अलग फॉलो करो, उस गोल तक पहुंच जाओ, हमको कोई दुख नहीं है। लेकिन बी केयरफुल, गोल वही है। एंड द गोल इज टू गेट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स or to make your financial statements such that they are presenting true and fair view. ICAI ने AS, बच्चों आप सुन रहे हो ढंग से, ये उस तरह का नहीं है सिंगल एंट्री और डिपार्टमेंट टाइप का जहां पे आपको सम बनाने मिले।
ये उस तरह का है कि आप सुनते जाओ, समझते जाओ, दिमाग में चिंता मत करो, बैठता जाएगा। कोशिश करो मत कि याद हो, सुनते जाओ कि समझ में आता जाए। ओके, एंड बी रेस्ट अश्योर्ड कि दिमाग में रहेगा और बुक में है। AS1 को पूछा गया कि मेरे को, जैसे मान लो मैंने ही पूछा, मैं पहली बार जब ऑडिट मेरा हुआ तो मैं जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था, तब तो मेरे कोई अकाउंटेंट भी नहीं था, अपना बैलेंस शीट खुद ही बनाता था। अब तो मेरे यहाँ पे लोग हैं जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं, उस वक्त मैं खुद ही अपना बनाता था। तो मैंने AS1 से पूछा कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, अभी तक तो कुछ बनाया बुनाया नहीं, अब बनाने पड़ रहे हैं, अपना पॉलिसीज कैसे सेलेक्ट करूं? रेवेन्यू के ऊपर पॉलिसी चाहिए, फिक्स एसेट पे चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स पे चाहिए, हर एक आइटम पे ही तो पॉलिसीज तो चाहिए ना, तो कैसे सेलेक्ट करूं? मैंने उनको बोला पॉलिसीज कैसे सेलेक्ट करूं? तो उन्होंने हमको बोला सुदर्शन जी टोटल मिला करके 4 बात है, ऐसे तो एक ही बात है, ट्रू एंड फेयर, वैसे बोला 4 बात है। बोला ठीक है, एक ही बात पे बात करो थोड़ी देर। तो बोला बी फेथफुल, बी फेथफुल, डोंट गेट बायस्ड, बी एरर फ्री। क्या? बी एरर फ्री, डोंट गेट बायस्ड, बी फेथफुल, ट्रूथफुल, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू एंड फेयर। मैं बोला हिंदी में बोलो। बोला जैसा है ना वैसा बोल दो, और जितना है ना उतना बोल दो, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएगा। झूठ सच करने का जब कोशिश करोगे ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पिक्चर विसिएट हो जाएगा, अदरवाइज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू एंड फेयर। तो ट्रू एंड फेयर के पीछे एक ही वर्ड है, दैट इज फेथफुल प्रेजेंटेशन। खर्चा है तो खर्चा बोलो, असेट है तो असेट बोलो, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी, इनकम है तो इनकम बोलो। अब तुमसे हम ट्यूशन फीस लिए हैं, वो मेरा लाइबिलिटी, इनकम नहीं है, वो मेरा लाइबिलिटी है। वो मेरा इनकम कब बनेगा? अगले साल, हाँ, जब हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, ट्यूशन फीस को लाइबिलिटी बोलो, लाइबिलिटी है तो। फिर उन्होंने बोला कि सुदर्शन जी अगर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू लाना है ना, तो एक तो बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र, एस फॉलो कर लो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। मैं बोला वो हम लोग सुने हुए हैं, कोई और बात सब बताओ, स्पेसिफिक बात सब बताओ। तो उन्होंने बोला, रेडी आप लोग? उन्होंने बोला क्या? प्रूडेंट बनो। उन्होंने बोला मटीरियलिटी को कभी मत भूलो, और उन्होंने बोला सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा तवज्जो देना है, तवज्जो में इंपॉर्टेंस, उर्दू बड़ा। मैं बोला मेरे को तीनों का ही मतलब नहीं मालूम, अलग अलग करके समझाओ, और ये तीनों फॉलो कर लेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा ये बताओ। हाँ, आप पकड़ लिए। बोला अगर ये तीनों आप फॉलो कर लेते हैं तो ट्रू है। हाँ, फर्स्ट वाला आ जाएगा। थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, थैंक यू, कीप इट अप। तो बोला ये 3 फॉलो कर लोगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। प्लस वो वाला बात मत भूलना जो ब्रह्मास्त्र वाला, क्या एस फॉलो करना है, ये सब बात में बोला एस में लिखा हुआ, चिंता मत करना, ठीक है। लेकिन उस बात को कभी मत भूलना कि हम लोग इतना मेहनत किए, इंस्टीट्यूट बोला हम लोग इतना मेहनत करके एस बनाए हैं, उनको फॉलो करो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा, और इनको फॉलो कर लो, ये 3 बात को। मैं बोला मेरे को तीनों ही नहीं समझ में आता है। तो बोला चलो एक एक करके बताते हैं।
हम बोले क्या है ये? बोला सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम बोले मीनिंग? बोला आप कुछ बोले या मान लो आपके सामने कुछ हुआ, से सम ट्रांजैक्शन हैपेंड, समथिंग हैपेंड, आपको देखने से कुछ लग रहा है, सच्ची में वो कुछ और है। से somebody said something to you, he said something, you listened, but when you tried to find it out कि what exactly was that, it was something different. मतलब जो चीज हुई वो चीज चिल्ला के बोल रही है हम ये हैं, पर तुम जब अंदर जाके झांक के देख रहे हो, ना रे बाबा ये नहीं है, ये कुछ और है। सुन लो, हम इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, थिंकिंग, थिंकिंग और ट्रुथ। तुम सोच रहे हो कि ये है, पर सच में ये वो है, तो ये वो है। सर फाइनल कंक्लूडिंग रिम, अब बच्चों प्लीज, अब सीरियस अंदर घुसेंगे हम लोग। हाँ, बाहर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का काम हम कर दिए। व्हेन द सब्सटेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड इट्स लीगल फॉर्म contradicts each other, if they are saying the same thing, if the substance and form are saying the same things, they are not contradicting each other, follow the substance, follow the form, you are doing the same thing. ये क्या है? पेन है। मैं जिस दुकानदार से पेन मांगने गया वो भी बोला ये पेन है, मैंने भी बोला ये पेन है, मैंने इसको माना ये पेन है, तो ये पेन है। इट्स ओवर। मतलब ये हुआ बच्चों, सब्सटेंस नहीं, अब मजाक हो गया, अब सीरियस बात हो रही है। सब्सटेंस और फॉर्म 99.99। बच्चों सुनना प्लीज, सीरियस नोट पे जा रहे हैं हम, थोड़ा सा माहौल बना दिए कि हाँ अब आप सुनने के लायक हैं। सब्सटेंस एंड फॉर्म 99.99% केसेस में हमेशा एक ही बात बोलता है, दोनों उल्टा पलटा बात नहीं बोलता। और अगर दोनों उल्टा पलटा बात नहीं बोलता तो आप सब्सटेंस की सुनो या फॉर्म की सुनो, आप एक ही बात सुन रहे हो, आप गलत हो ही नहीं सकते। बिकॉज सब्सटेंस एंड फॉर्म बोथ आर सेइंग द सेम थिंग्स, यू फॉलो एनीबडी, इट्स फाइन, एटलीस्ट यू आर फॉलोइंग सब्सटेंस, yes or no? लेकिन whenever the substance and form are contradicting to each other, it is your duty to choose substance. Your financial transaction should be recorded by following substance, by ignoring form. Ignore करना है form को और follow करना है substance को। जो लोग ग्रुप 2 की क्लास में आते हैं वो लोग से 2 दिन पहले इसी चीज को लेकर के झमेला हो गया। झमेला क्या हुआ कि मैंने उन लोगों को बोला कि हायर परचेज के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, तो उन्होंने बोला व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। वो लोग सही थे, मैं गलत बोल नहीं सकता हूं। फिर मैंने उनको पूछा कि हायर परचेज के केसेस में जो परचेजर होता है उसके पास असेट किस दिन चला आता है? बोला फर्स्ट डे में। हम बोले उस असेट को उसी दिन से एंजॉय करने का अधिकार किसका होता है? उन्होंने बोला हायर परचेजर का। मैं बोला अगर वो गाड़ी और गाड़ी ठुक जाए तो चोट किसको लगती है? उन्होंने बोला हायर परचेजर को। हम बोले उसमें किसी को बिठा के उसको घुमाना है तो उसका मजा किसको मिलता है? बोला हायर परचेजर को। तो हम बोले फिर ओनरशिप लास्ट डेट में ट्रांसफर होने का फायदा क्या है? बोला नहीं वो होता है। हम बोले ओनरशिप का मतलब क्या होता है? बोला असेट का मजा लेना, असेट टूट जाए तो तकलीफ होना, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू दी ओनरशिप। हम बोले वो किसके पास है? बोला हायर परचेजर के पास। ओनरशिप कब आएगा? बोला लास्ट इंस्टॉलमेंट। और उसके पास मजा कब आ गया? पहला दिन से। हो गया झमेला। तो मैंने बोला यही वो केस है, ये वो बेस्ट एग्जांपल है जहां पे तुमको सब्सटेंस ओवर फॉर्म
उसका एक बर्निंग एग्जाम्पल, मतलब सॉलिड एग्जाम्पल तुमको मिलेगा। अब तुम डिसाइड कर कि सच में मालिक कौन है। पेपर पे कोई मालिक हो तो बोला हायर परचेजर इज दी ओनर ऑफ द असेट, और वो भी किस दिन? फर्स्ट दिन। तो हायर परचेजर को पहला दिन असेट अपने बुक्स में लिखने मिले या लिखना चाहिए अगर तुम वो हायर परचेजर हो और तुम्हारे को कोई लॉ बोलता है कि यू विल बी दी ओनर ऑन द लास्ट डेट, बोलो थैंक यू वेरी मच, अकाउंट्स में आज लिखेंगे, बिकॉज अकाउंट्स विल फॉलो सब्सटेंस ओवर फॉर्म। असेट हम आज लिखेंगे, पेपर पे तुम 4 साल बाद हमको मालिक बना देना, पर असेट हमको रिकॉर्डिंग आज करना है, बिकॉज इन सब्सटेंस आई एम द ओनर ऑफ दैट असेट टुडे ऑन द फर्स्ट डे। नाउ इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप लोग पढ़ोगे। मैं भी आज आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा बिफोर वी क्लोज डाउन आवर क्लास। मोबाइल बंद कर बेटा, इधर। मैं बोला अगर सब्सटेंस को मैं फॉर्म से ज्यादा इज्जत दिया तो ऑब्वियसली हम सच के साथ है ना जी। सच और सोच में हमको सच का साथ देना है ना, यही तो कहानी थी ना। सच और थिंकिंग में हमें सच का साथ देना। तो अगर मैं सच का साथ दे रहा हूं, मैं फेथफुल हूं ना जी, मैं ट्रूथफुल हूं, और फेथफुल और ट्रूथफुल होना चाहिए तो ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा। तो हम बोले जी आईसीआई हम आपका बात मानते हैं कि हमको सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म का बेस्ट एग्जांपल है हायर परचेज के ट्रांजैक्शन में हायर परचेजर को असेट का ओनर पहले दिन मान लेना, पहले दिन मान लेना इज सब्सटेंस, कि सब्सटेंस में वही मालिक है। यस और नो? और भी एग्जांपल से हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करना। फिर मैं बोला ये क्या है? बोला मटीरियलिटी। हम बोले क्या है, करना क्या है? बोला फॉलो करना है। हम बोले होता क्या है? बोला एनी इंफॉर्मेशन, क्या? एनी इंफॉर्मेशन जो आप बैलेंस शीट में, पीएल में, नोट्स में, कैश फ्लो में लिखते हैं, एनी इंफॉर्मेशन जो आप वहां लिखते हैं, अगर आपको लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस, वही चेंज से अच्छा वर्ड है इन्फ्लुएंस, लोगों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल इंफॉर्मेशन मानो और बताओ अलग से। हम बोला फिर से बोलो। उन्होंने बोला ए मटेरियल इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन विच इज द गट्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं उनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने वाला हर इंफॉर्मेशन मटेरियल होता है। मैं बोला मान गया, करना गया। बोला छुपाओ मत वैसा इंफॉर्मेशन। हम बोले छुपा लेंगे तो क्या? बोला आप फिर ट्रू एंड फेयर नहीं है, आप ट्रू एंड फेयर नहीं है, आप छुपा क्यों रहे? और ये मटेरियल बात है, क्यों छुपाएंगे आप? दिस इज बिग इंफॉर्मेशन, दिस कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स, व्हाई आर यू हाइडिंग इट? तेरे यहां पे, अच्छा एक चीज मानते हो, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के यहां पे होती है, कंपनी में हो रही है, तो कंपनी को मालूम है सारे इंफॉर्मेशन के बारे में, नहीं समझे? और कंपनी यूजर को बताएगी तब ना यूजर को पता। आज मान लो रिलायंस का कितना सेल है, रिलायंस ना मेरे को बताएगा, हम बताएंगे क्या रिलायंस को? जल्दी बोलिए। सो रिलायंस नोज इट बेटर ना, उसके यहां कितना सेल हुआ है। हम तो यूजर हैं, हम तो शेयर होल्डर हैं, हम तो उसका स्टेक खरीद रखे हैं, पैसा लगा रखे हैं, तो इंफॉर्मेशन तो देना उनका जिम्मेदारी है ना। तो हर मटेरियल इंफॉर्मेशन को वो लोग दे, ये उनकी जिम्मेदारी है। और मटेरियल इंफॉर्मेशन होता क्या है? जो इंफॉर्मेशन लोगों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके, हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल होता है। मटीरियलिटी का जो आइडिया है उसको लेकर के तुम लोग एक
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे। क्या? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट के टीचर लोग पढ़ाएंगे। हमारे अकाउंट्स की क्लास में मटीरियलिटी को लेकर के टू मच फस नहीं किया, मतलब बहुत ज्यादा बहस नहीं है, ठीक है। इतना लाइन बोल करके खत्म कर दिया गया है बातचीत को। लेकिन एक चीज हमको बोलने का मन है तुम लोगों को कि रिलायंस के लिए जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है ना, हो सकता मेरी बैलेंस शीट बनाते समय वो मटेरियल ना हो। मैंने उल्टा बोल दिया, मेरे लिए जो मटेरियल है ना, उल्टा बोल दिया थोड़ा, मेरे को लगा मेरे पास ज्यादा पैसा है। मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है रिलायंस के लिए, वो डेसिमल में खत्म हो जाएगा, डेसिमल में, राउंड ऑफ में खत्म हो जाएगा वो। राउंड ऑफ समझ मैं क्या बोल रहा हूं, वो राउंड ऑफ में खत्म हो जाएगा। हम लोग जितना सेल दिखाते हैं उतना तो राउंड ऑफ करता है वो। सो मटीरियलिटी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स टू फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वैरी करती है, ठीक है। अभी कुल मिला के स्टोरी है कि मटीरियल इंफॉर्मेशन बताना है कि छुपाना है? बताना है। इममटीरियल इंफॉर्मेशन को क्लबिंग किया जा सकता है। क्या बोला, फिर से बोलो। क्लबिंग मीन्स जोड़ के एक बनाया जा सकता है। लेकिन मटेरियल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता। दे आर सेपरेट, दे आर मटीरियल, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली। यू गॉट इट? आपने सुना होगा जनरल एक्सपेंस बोल के एक एक्सपेंस होता है। क्या चीज का खर्चा है वो? सैलरी, प्रिंटिंग, सब उसी में। हाँ, छोटा मोटा खर्चा। ये जो छोटा मोटा खर्चा बोले ना, इममटीरियल इंफॉर्मेशन। आपके मुंह से खुद ही निकला छोटा मोटा खर्चा, मतलब जो मोटा मोटा था वो नाम से आ गया, वो हुआ मटीरियल इंफॉर्मेशन। थैंक यू मुन्ना लोग, यू आर गोइंग गुड, कीप इट अप, पार्टिसिपेट करो ऐसे ही। जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा खर्चा था वो नाम से आया, दैट इज कॉल्ड यू आर डिस्क्लोजिंग द मटीरियल इंफॉर्मेशन सेपरेटली। यही बोल रहा है ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि मटीरियल इंफॉर्मेशन मत छुपाओ और इममटीरियल इंफॉर्मेशन को क्लब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्लब करना है, उड़ा नहीं देना। कोई असेट है, बोला उड़ा ही दिया, इममटीरियल था, बोला बताया ही नहीं। मेरे पास 1500 रुपया का एक असेट था, उड़ा दिए। अरे उड़ा कहां दिए? क्या किए बैलेंस शीट पीएल से? बोला बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा, हम तो लिखे नहीं। तो ऐसा भी कर्मकांड नहीं करना है। मिसलेनियस असेट लिख दो, मिसलेनियस एक्सपेंस लिख दो, जनरल एक्सपेंस लिख दो। समझ लो क्या बोल रहा हूं? दिखाओगे नहीं तो बैलेंस शीट ही टैली नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इममटीरियल इंफॉर्मेशन नहीं दिखाना है, मटीरियल दिखाना है। तो हम बोले टैली कैसे करोगे? तो आंसर इज क्लब कर सकते हो। इममटीरियल इंफॉर्मेशन को क्लब करके एक मटीरियल इंफॉर्मेशन पैदा कर सकते हो। आगे चलें। हम बोले ये क्या होता है? प्रूडेंट। उन्होंने बोला प्रूडेंट का मतलब होता है प्रॉपर जो इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग है प्रूडेंट का, वो है बुद्धिमान। आई एम प्रूडेंट इन माई डिसीजन मेकिंग मीन्स आई एम वाइज इन माई डिसीजन मेकिंग। तो बोला अकाउंट्स में बी वाइज क्या होता है? बी वाइज। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ बी वाइज वाइल प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो उन्होंने ही बोला हम लोग यहां ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई इनकम है आपको, मुन्ना मोबाइल बंद कर, अगर कोई इनकम है आपको और आपको उस इनकम को मिलने को लेकर के अनसर्टेनिटी है, क्या आपको उस इनकम को मिलने को लेकर के अनसर्टेनिटी है, तो मत लिखो। डोंट रिकॉर्ड इट नाउ, लेट द अनसर्टेनिटी बी रिमूव्ड। उसके बाद लिख लेंगे इनकम को। क्योंकि अगर आप इनकम लिख लेते हो तो लोगों को एक उम्मीद बन जाती है, और बाद में जब उम्मीद टूटती है तो वो हर्ट करता है ज्यादा।
पीएल के बारे में बोल रहा हूं, इनकम के बारे में। तो चलो हंसी कर रहे हैं, मतलब मजा ले रहे हो, मैं इनकम के बारे में बोला। नाउ वेरी आई एम सॉरी, आप लोग बढ़िया बात पे ज्यादा ही मजा ले रहे थे, तो हम बोले बता दें कि हम उस तरफ नहीं है, हम इनकम की तरफ है। नाउ when we talk about expense, please, when we talk about expense and losses, तो उन्होंने बोला कि अगर एक्सपेंस में आपको लगता है कि ये लॉस आपको हो सकता है, तो बोला हाँ आपको थोड़ा सा उसको प्रीएम्प्ट आप कर सकते हो, बट उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। ऐसे नहीं कि हम सारे फ्यूचर के लॉस जो अक्रू नहीं हुए उनको आज रिकॉर्ड कर ले, बट यस उन्होंने एक बात बोला कि एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एंड एंटीसिपेटेड गेन्स शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉर्डेड। अभी हम लोग इसी क्लास में बैठ के एक सम बनाए और 1485 रुपीस का एक लॉस लिखे पीएल में डेबिट साइड में। डिड वी डू दैट? क्या वो लॉस हो गया था? 2 ठो एसी चलाई। क्या वो लॉस हो गया था? क्या वो लॉस होने वाला था? जल्दी बोलिए, क्या वो लॉस होने वाला था? हाँ मेरे को बोलो तो ना, क्या वो लॉस होने वाला था? क्या वो लॉस तब होता जब लोग हमको जल्दी पैसा देते? क्या लोग हमको जल्दी पैसा देते हैं? उस सम का बात कर रहे हैं हम लोग। क्या लोग हमको जल्दी पैसा देते हैं? क्या मैंने उसी हिसाब से प्रोविजन बनाया? अगर बच्चों सुनना, बहुत ही बेस्ट बात बोलेंगे, इट्स नॉट दैट कि टीचर इज गुड, इट्स जस्ट दैट द आइटम इज गुड। मैं 1650 रुपए का जब प्रोविजन बनाने उतरा, 1650 याद है? आप लोग चिल्लाने लग गए, आप लोग ऑब्जेक्ट किए ना, आपको याद है 1650? क्यों? हम तो कंजर्वेटिव थे। मैं कंजर्वेटिव ही तो था, मैं प्रूडेंट ही तो था, ज्यादा लॉस लिख रहा था। हाँ 1 मिनट, दैट इज नॉट प्रूडेंट ना, तो रुकिएगा, अभी पूछेंगे आपसे देन व्हाट इज प्रूडेंट। पहले ये बच्चा कुछ बोल रहा है, मैं तो ज्यादा लॉस लिख रहा था यार। ज्यादा लॉस लिखने में क्या प्रॉब्लम है? प्रूडेंट तो बोल रहा ना, एंटीसिपेटेड लॉस लिख लो, गेन मत लिखना। नहीं, मान लो वो किसी भी हिसाब से मैं लिख देता हूं, वो कुछ भी नहीं बोला, मैं पूरा लिख देता हूं। गलती क्या है मेरी, प्रॉब्लम क्या है? मैं अगर लिख लेता हूं तो प्रॉब्लम क्या है? बढ़िया है ना, बाद में नहीं हुआ तो इनकम लिख देंगे। अरे अगर नहीं हुआ, मान लो उतना लोग जल्दी पैसा नहीं दिया, थोड़ा कम लोग दिया, तो हम प्रोविजन बनाए थे, प्रोविजन राइट बैक कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो ज्यादा लॉस ही तो दिखा रहा है, दिक्कत क्या है? आप लोग डरिएगा मत, हम आप लोगों को डांट नहीं रहे हैं, जस्ट आप लोगों के मुंह से वो बात निकलवा रहे हैं जो फिर अल्टीमेटली हमको और फिर पढ़ाना नहीं पड़े। 1 मिनट, रिक्वायर्ड ही नहीं है तो मैं ज्यादा बनाते तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? 1 मिनट उसको बोले दो। हाँ सर, आप यू आर ओवर एस्टिमेटिंग ए प्रोविजन एंड अंडर स्टेटिंग योर प्रॉफिट एंड देन यू आर सेइंग आई एम प्रूडेंट। ये कैसा प्रूडेंट है? ये कैसा प्रूडेंट है? प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब पागल नहीं। पहला गोल ट्रू एंड फेयर है सर, पहला गोल ट्रू एंड फेयर है। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस का दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के गार्ब में, GARB, गार्ब बोलते हो आप लोग, आड़ में, उसके छुप के, उसके अंदर छुप के, कंजर्वेटिज्म के अंदर छुप के आप ओवर कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। किसी ने बोला डेप्रीसिएशन, मैं बोला 100 करोड़ की एसेट है, साला 100 करोड़ डाल दो डेप्रीसिएशन, खत्म करो, कंजर्वेटिव हो गए हम। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, यू आर ओवर स्टेटिंग योर डेप्रीसिएशन एंड अंडर स्टेटिंग योर प्रॉफिट। हाउ योर प्रॉफिट विल बी ट्रू एंड फेयर सर? ट्रू एंड फेयर इज द ब्रह्मास्त्र, वो मेन है, वो मेन गोल है, उसके पीछे बाकी लोग धीरे धीरे करके सेना खड़ी है, राजा वो है। हाँ
कंजर्वेटिज्म में आप एंटिसिपेटेड लॉस लिखिए, पर उतना ही लिखिए जितना आपको लगता है कि होने वाला है। जैसे लास्ट वाले बैच में मेरे को याद है, तो 3-4 बच्चियां थी, रोज झमेला होता था, 5-6 क्लास तक रोज झमेला हुआ। यही बात मैंने उनको बोला कि जैसे मेरा डेटर है, 4 आदमी है टोटल, 600 करोड़ रुपया हम पाते हैं, आज तक कोई बैड डेट नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई सीन नहीं, आगे भी बैड डेट नहीं होगा, हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं बनाना है। बोले 3% बना दीजिए ना। क्यों? सब बनाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बोले मैं क्यों बनाऊं, मेरा ऑडिटर पूछेगा नहीं क्यों? हाँ क्यों, किस में क्यों बना रहे हो? बोला पहले पास्ट टेंस में जिंदगी में एक बार बैड डेट, स्पेलिंग ही नहीं मालूम तेरे को बैड डेट का, तेरे पीएल में कहीं बैड डेट ही नहीं है, तू प्रोविजन बना किस ले रहा है? हम बोला ऐसे देखे सब लोग बनाता है। आप समझे हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए प्रोविजन बना देना कि तुमको प्रोविजन का स्पेलिंग मालूम है, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट कंजर्वेटिज्म यार, दैट इज ओवर कंजर्वेटिज्म, दैट इज अंडरस्टेटिंग योर प्रॉफिट, दैट इज नेवर ट्रू एंड फेयर व्यू। जल्दी बोल दे हाँ। अच्छा, यहीं पे जो इंस्टीट्यूट बेचारा बोलना चाहता था वो कभी भी ये नहीं था, माने जो आप बोल रहे हो कि ओवर कंजर, इंस्टीट्यूट तो ये बोला, सुनो बेस्ट बात, बोला प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो तुमने 1485 बनाया, बोला दैट इज गुड, और तुमने जो 90% बनाया 100% नहीं बनाया, दैट इज वेरी वेरी गुड। लेकिन तुमको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स नहीं बनाना चाहिए, अगर तुम बनाते हो तो दैट इज बैड। बोला बीकॉम में तो खूब बनाए हैं सर। बोला सीए इंटर में मत बनाना, फाइनल में मत बनाना। क्यों? हाँ, दैट इज अनसर्टेनिटी, दैट इज अनसर्टेनिटी। हमको लगता है हम पे कर देंगे, पे कर देना फिर लिख लेना, नहीं समझे? हम हमेशा जल्दी पे करते आए हैं, इस बार भी आ जाना, लिख देना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उन्होंने बोला ये चीज देखिए हम लोग मना कर रहे हैं, हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखने बोल रहे हैं, पर हम जिसका रुपया डुबाएंगे उसका इनकम लिखने नहीं बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लिखने बोल रहे हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर लिखने मना कर रहे हैं, जब तक वो सच्ची में डिस्काउंट अर्न नहीं हो जाता। दैट इज प्रूडेंट, दैट इज प्रूडेंट। और प्रूडेंट के आड़ में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% डिप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर लो, पूरे डेटर का पीबीडीडी बना दो 100%, सभी डूब जाए। आप समझ पा रहे हो? दैट इज नेवर ट्रू एंड फेयर। जस्ट थोड़ा देर और हम क्लोज करते हैं आज का डिस्कशन। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए अकाउंट्स के जिस नियम को मैं फॉलो करता हूं वो मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। क्लियर? मेरी छोटे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कमती आइटम्स हैं, उसके अंदर मेरे 12-13 अकाउंटिंग पॉलिसीज में काम हो जाता है। रिलायंस के मल्टीपल लेवल के ट्रांजैक्शंस हैं, मल्टीपल तरह का काम करता है, टेलीकम्युनिकेशन से लेके पेट्रोलियम से लेके कपड़ा भी बेचता है, सब कुछ करता है। उसको मोर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज चाहिए, तो वो अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज उस हिसाब से सेलेक्ट करता है। लेकिन दोनों को सिलेक्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट एक ही बात बोलता है, हाँ नहीं रुको, एक ही बात बोलता है, ट्रू एंड फेयर बनो, ट्रू एंड फेयर बनो। और ट्रू एंड फेयर आने के लिए 3 चीजें चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी और प्रूडेंस। अगर हम लोग अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त प्रूडेंट रहे,
सब्सटेंस को फॉर्म से ऊपर रखें और हर मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगा। भारी भारी बात था कि सब ठीक ठाक? कॉपी में लिखो। बस ब्रांच को वहीं खत्म कर दो, AS1 लिखो यहां पे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म को पहचानो। हाँ, माने सब्सटेंस को पहचानो और फॉर्म को पहचानो। A sold goods to B for 1 lakh on 1419 in cash। दोबारा बोलूंगा, A sold goods for A sold goods to B for rupees 1 lakh on 1419 in cash with an agreement। साथ में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है that B will resell the same goods on same goods on 30/9/19 39/19 30th of September 2019, 6 महीना बाद, at rupees 1,06,000 at rupees 1,06,000 in cash। in cash। Past journal entries in the books of A। आप लोग पूरा पैराग्राफ को एक स्टूडेंट लाउडली पढ़ो। हाँ बस ठीक। पास जर्नल एंट्री लिखा। ये जर्नल लिखना मत, कॉस्ट नहीं है, सेल है वो। इधर बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, ये मत लिखना, ये काट देंगे अभी हम। नहीं सच बोल रहा, ये फॉर्म है, सब्सटेंस कुछ और है। इन्हें माल बेचा 1 तारीख को, कैश सेल, एंट्री होता है कैश टू सेल्स। 6 महीना बाद वही वाला गुड्स ए वापस से परचेज कर लिया 1,06,000 रुपया में, एंट्री होती है परचेज टू कैश। अपरेंटली मतलब जो ऊपर से दिखता है वो यही है। फर्स्ट एंट्री इज द सेल एंट्री, सेकेंड एंट्री इज द परचेज एंट्री। गुड्स है तो सेल्स और परचेज के थ्रू से रूट होता है। मैंने गुड्स बेचा है तो मैं कैश टू सेल लिख दिया, मैंने गुड्स वापस से उसी को खरीद लिया, परचेज टू कैश लिख दिया। नाउ क्या हमको, तुमको बोलना नहीं है, तुमको सुनना है, डोंट गिव एनी आंसर। क्या हमने ये देखा कि सच में सेल कंप्लीट हुआ था या नहीं? हमने सिर्फ सेल लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन पेपर ने बोला ये सोल्ड गुड्स, सेल लिखो। ये रीपरचेज द सेम गुड्स आफ्टर 6 मंथ, परचेज लिखो।
सेल लिखने के लिए ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी होता है? क्या हमने चेक किया कि बी के पास ओनरशिप ट्रांसफर हुई कि नहीं? क्या बी को उस गुड्स को जो बी खरीदा है वो वाला गुड्स हमसे, उसको कंज्यूम करने का हक है? क्या करना पड़ेगा? उसको रख के रखना पड़ेगा और 6 महीना बाद वापस मेरे को देना पड़ेगा। क्या ओनर ऐसा होता है कि संभाल के रखे वापस देना है? बोलो, क्या तुम कोई सामान पेंटालून गए खरीदने के लिए, खरीदे, जब पैसा देके वापस आ रहे थे बोला पहनना मत, मन नहीं करेगा वहीं 2 थप्पड़ मारे घुमा के? उम्र अगर उसका छोटा हो तो पक्का मार देंगे। ऐसा कोई ओनर होता है? ओनर को बोला गया तुम गुड संभाल के रखो, 6 महीना बाद हमको वापस दे देना। आप समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? क्या हम लोगों ने ये चेक किया? आंसर इज नो। हमने सब्सटेंस को देखने की कोशिश भी नहीं करी। जैसा लिखा था उसी को बोले तुम ही फॉर्म तमेव माता च पिता तमेव, तुम जो हो वही सच हो। नहीं, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। तो सर क्या हुआ? ए ने बी से लोन लिया है, बी ने गुड्स की सिक्योरिटी मांगी है, ए 6 महीना के बाद लोन रिटर्न करेगा 6000 इंटरेस्ट के साथ, बी तब सामान वापस कर देगा। ओ ऐसा तो दिखाई नहीं। ऐसा तो दिखाई नहीं सर। शेर की खाल पहन के भेड़िया आया था। भेड़िया पहचानना है, उसको शेर नहीं बोलना है। दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर पहले तो हल्का हल्का लग रहा था, अभी लग रहा है ये बाप रे बाप, इसमें दम है। डिड यू गेट द पॉइंट? हम क्या बोलना चाहते हैं? एंड ओनली ए एंड बी नोज। स्टूडेंट हो सकता नहीं भी पकड़ पाए, ए और बी जानता है साला ट्रांजैक्शन क्या चीज का है। वही लोग तो कपड़ा पहना रहा शेर को यार, सीआर का। डोंट लाफ मैन, प्लीज। अब हंसने का काम खत्म हो गया, अब सीरियस नोट पे हम। वो जानते हैं ना यार ये सेल है ही नहीं, हमको रुपया चाहिए था, हम उसको माल दिए हैं सिक्योरिटी में, वो हमसे सिक्योरिटी मांगा है, हम उससे लोन मांगे, 12% इंटरेस्ट है। 12% इंटरेस्ट का बात कहीं बताया ही नहीं ना जिंदगी में। बता देंगे तो पता चल जाएगा तो एंट्री कर लेगा ना बच्चा ठीक से। तो वो सारी बातें जो सच थी छुपा ली गई, नहीं समझे? उसकी जगह कुछ और बताया गया। पर बोलते हैं ना कि सच को जितना भी छुपाओ बाहर आ ही जाता है। तो वो बाहर लाना है बच्चों। दैट इज द वर्क ऑफ एन ऑडिटर, दैट इज द वर्क ऑफ अ स्टूडेंट, कि गो एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और सर यहां पे कैसे पता चलता है कि सेल नहीं था? आंसर इज ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ, गुड्स को संभाल के रखने बोला गया, 6 महीना के बाद उसी गुड्स को वापस करने बोला गया, और 1,06,000 रुपये वापस देगा ए, वो भी कंफर्म 1,06,000 रुपया। 1 लाख साला, अगर उस गुड्स का दाम 3500 करोड़ हो जाता है, छह महीना में उस गुड्स का दाम 3500 करोड़ हो गया, एक्सटिंक्ट गुड्स। हु विल एंजॉय द प्रॉफिट? ए। तो फिर ओनरशिप कहां ट्रांसफर हो? फिर तो बी को एंजॉय करना चाहिए था ना। बोल हाँ। बी के पास राइट ऑफ रिफ्यूजल है क्या? क्या समझते हो राइट ऑफ रिफ्यूजल? क्या होता राइट ऑफ रिफ्यूजल? हाँ, हम मना कर देंगे, ऐसा राइट है बी के पास। ओनर के पास राइट ऑफ रिफ्यूजल होता है। ओनर के पास क्या है? वो सामने ऊपर में पेन कितने की है? 4 रुपए की है। मैं बोला मेरे को देगा क्या 5 रुपए में? मना करने का तुमको हक है, तुम मेरे को मना नहीं करोगे क्योंकि हम सर हैं। लेकिन अरे बंद कर बात को। लेकिन अभी टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन तुम्हारे पास मना करने का हक है। ओनर के पास एक राइट ऑफ
रिफ्यूजल रहता है तेरे पास है क्या, बी के पास, इसका मतलब बी ओनर था ही नहीं, और जब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो सेल हुआ कैसे, और जब सेल हुआ ही नहीं तो तुमने लिखा कैसे? सर हम तो लिख दिए थे, तुमने फॉर्म के बेसिस पे लिख दिया था, तुमको सब्सटेंस के बेसिस पे इसको लिखना नहीं चाहिए था। अब आपको समझ में आया सब्सटेंस ओवर फॉर्म किसको बोलते हैं? तो सर फिर सब्सटेंस के बेसिस पे क्या लिखना चाहिए था? क्योंकि कैश तो आया था, हाँ भाई क्या लिखे देखो, आवाज देके बोलो, जर्नल कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बी 1 लाख रुपया, लोन लिए हैं, गुड्स तो मोर्टगेज किया हुआ, प्लेज, मोर्टगेज, बेलमेंट, क्या क्या इंग्लिश में बोलते हो, हमको कभी समझ में नहीं आया सब चीज। नाउ लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6000, टू कैश 1 लाख, ये एंट्री होनी चाहिए कि ये दो सेट ऑफ एंट्री होनी चाहिए, ये दोनों कि ये दोनों? कौन फॉर्म है कौन सब्सटेंस? ऊपर वाला फॉर्म है, नीचे वाला सब्सटेंस है। आईसीएआई ने ट्रू एंड फेयर व्यू लाने के लिए यही वाला बात बोला है कि सब्सटेंस को फॉर्म से ऊपर रखो, और तुम बिल्कुल जानते हो सब्सटेंस क्या है और फॉर्म क्या है। तुम्हारे यहां तुमने ट्रांजैक्शन किया है ना, तो तुमसे अच्छा कौन जानेगा? नहीं, एग्जाम में कुछ नंबर लेके आते हो, बाप को फर्जी मार्कशीट देख के दिखाते हो, तो तुम तो जानते हो ना क्या फर्जी है क्या सही है। बाप हो सकता नहीं जाने, साइन कर देगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो रिजल्ट ही तो था फाइनल 10th वाला मार्कशीट में। चलो वेडनेसडे मिलते हैं, नहीं इसको वेडनेसडे लिखा देंगे। एक बार अगल बगल वाले बच्चे से देखने तो मैं नेक्स्ट दिन बता दूंगा सबको। तो डाउट क्लियर क्लास के बाद करते हैं कि मतलब क्लास के बाद ही करते हैं, आज थोड़ा क्लास के बाद ही, ठीक है, आज थोड़ा टाइम नहीं है। थैंक यू सर। ये एक्सपेंसेस पेड में एक है, यहाँ पे 10,000 और 12,000 22,000 लिया हुआ है सर, ये मतलब नहीं आया सर। ये एक्सपेंसेस में लास्ट में मैं जो पीएल बनाए उसमें 22,000 एक्सपेंस लिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि ब्रांच एक्सपेंस आर मेड पार्टली बाय एचओ एंड पार्टली बाय ब्रांच। सर ये एक्सपेंसेस में 12,000 डालेंगे। कुछ ब्रांच ने भी पे किया होगा, देखो कैशबुक का बैलेंसिंग फिगर से हो सकता निकलेगा। कैशबुक के